क्या पढ़ेंगे? रिलेशन ऑन अ सेट ए, रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, ध्यान से समझोगे। रिलेशन ऑन अ सेट ए, किसी सेट ए पर संबंध, किसी सेट ए पर संबंध। तो ध्यान से समझोगे कि ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है। जैसे लेट ए बराबर यदि हम मान ले 1 2 3, ठीक है, देन ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या होगा? ये 1 2 3 है। ठीक है, फिर ये क्या है? 1 2 3 है। तो क्या लिखोगे? ये हो जाएगा आपका 1 1, फिर हो जाएगा आपका 1 2, ठीक है, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 1, फिर क्या लिखोगे? 2 2, ठीक है, फिर क्या लिखोगे? 2 3, ठीक है, 2 3। अब 3 1 और 3 2 और 3 3, ध्यान से देखना है। तो यदि सेट ए बराबर, तो ए क्रॉस ए जो होगा, ए क्रॉस ए क्या होता है? ए क्रॉस ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ए क्रॉस ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या क्या होगा? तो 9 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या जो है आपका क्या है? 9। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। ए क्रॉस ए का प्रत्येक सबसेट, ए क्रॉस ए का प्रत्येक सबसेट जो होता है सेट ए पर एक संबंध होता है। ए क्रॉस ए का प्रत्येक सबसेट, ए क्रॉस ए का प्रत्येक सबसेट सेट ए पर क्या होगा? एक संबंध होगा। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, ए क्रॉस ए का प्रत्येक सबसेट जो होता है सेट ए पर क्या होता है? एक संबंध होता है। जैसे R इज इक्वल टू, यदि हम ले ले 1 1 1 2, ठीक है, 3 1 3 1, ठीक है, तो R जो है ए क्रॉस ए का क्या है? सबसेट है। यह इसमें है, यह इसमें है, यह जो है इसमें है। तो R जो है किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो यदि R ए क्रॉस ए का सबसेट होगा तो R जो है सेट ए पर क्या होगा? एक संबंध होगा। R is a relation on set A because R is the subset of A cross A। तो समझ में आया? तो A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट, A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट जो होता है सेट A पर क्या होता है? एक संबंध होता है। जैसे हम R2 इज इक्वल टू ले ले, क्या ले ले? 1 1 ले ले। तो R2 जो है A क्रॉस A का क्या है? सबसेट है। तो R2 A क्रॉस A का सबसेट है, तो R2 जो होगा सेट A पर क्या होगा? एक संबंध होगा। तो आपने क्या समझा? A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट, A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट सेट A पर क्या होता है? एक संबंध होता है। जैसे R3 इज इक्वल टू यदि हम ले ले, ठीक है, तो इसमें तो एक ही अवयव नहीं है। और आप जानते हैं कि नल सेट जो होता है, नल सेट जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। नल सेट जो होता है, नल सेट जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो R3 जो होगा ए क्रॉस ए का क्या होगा? R3 जो होगा ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। और R3 जो है सेट ए पर एक संबंध होगा
और उस संबंध को क्या कहते हैं, इम्प्टी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्टी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्टी रिलेशन कहते हैं, या नल रिलेशन कहते हैं। इम्प्टी रिलेशन कहो या नल रिलेशन कहो या वॉइड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो R3 जो है नल सेट जो होता है, नल सेट जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो A क्रॉस A क्या है, एक सेट है। तो R3 जो होगा A क्रॉस A का क्या होगा, एक सबसेट होगा। R3 जो होगा A क्रॉस A का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो R3 जो होगा सेट A पर क्या होगा, एक संबंध होगा, और उस संबंध को क्या कहते हैं, इम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं, इम्प्टी रिलेशन। तो आपने समझा है ना, क्या समझा, A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट जो होता है सेट A पर क्या होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर कर लेते हो तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ए रिलेशन R on a set A, a relation R on a set A is a subset of A cross A। ठीक है, ए रिलेशन R on a set A, किसी सेट A पर संबंध R जो है A क्रॉस A का क्या होता है, सबसेट होता है। किसी सेट A पर किसी सेट A पर संबंध R जो है A क्रॉस A का क्या होता है, सबसेट होता है। अर्थात A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट, A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट जो होता है सेट A पर क्या होता है, एक संबंध होता है। 10 इस प्रकार आप क्या लिख सकते हो, इफ R A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा। यदि R A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा। इफ एंड ओनली इफ R is a relation on set A, यदि R A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा, तो R जो होगा सेट A पर क्या होगा, एक संबंध होगा। अर्थात R सेट A पर एक संबंध होगा, कब होगा, जब R A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ A इज इक्वल टू, हम क्या ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, एंड R इज इक्वल टू 1 1 2 3। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ R जो है किसका सबसेट है, A क्रॉस A का सबसेट है। R जो है A क्रॉस A का क्या है, सबसेट है। क्लियरली R जो है किसका सबसेट है, A क्रॉस A का सबसेट है। Therefore R is a relation on set A। R जो होगा सेट A पर क्या होगा, एक संबंध होगा। तो संबंध आपने समझा, क्या समझा, A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट जो होता है, A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट सेट A पर क्या होता है, एक संबंध होता है। एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज अ रिलेशन ऑन अ सेट A। ठीक है, तो रिलेशन ऑन अ सेट आपने समझा। अब क्या लिखोगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, किसी संबंध का क्या, डोमेन एंड रेंज, यानी डोमेन होता क्या है, आपको क्या समझना है, डोमेन होता क्या है। ठीक है, तो डोमेन समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे
डोमेन के लिए पहले एग्जांपल देखो, इफ ए इज इक्वल टू हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देन ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या होगा आपका, ये 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ए क्रॉस ए ये हो जाएगा आपका 1 1, ये हो जाएगा आपका 1 2, ये हो जाएगा आपका 1 3, ये हो जाएगा आपका 2 1, ये हो जाएगा आपका 2 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 3, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 3 होगा, ठीक है। समझ में आया। और r इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं 1 1, ठीक है, 1 3 3 3 और 2 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ r जो है ये क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। r जो है ये क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। तो डोमेन ऑफ r जो होगा, डोमेन ऑफ r क्या होगा, ध्यान से समझोगे। डोमेन ऑफ r जो होता है, डोमेन ऑफ r इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ r। मतलब क्या समझ में आया कि r के अवयवों के सभी प्रथम घटकों, r का अवयव आपका यही ना है। तो r के अवयवों के सभी प्रथम घटकों का जो संग्रह होगा, वह संग्रह जो है r का क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका प्रथम घटकों का संग्रह। तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। फिर यहाँ 1 है तो एक अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, सेट में पढ़े हो, फिर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, ये 2 हो गया, ठीक है। तो डोमेन ऑफ r आपका यही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ r जो हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, r के अवयवों के सभी द्वितीय घटकों का जो संग्रह होगा, द्वितीय घटकों का जो सेट होगा, संग्रह होगा, वह सेट जो है ना, उस सेट को ही क्या कहते हैं, रेंज ऑफ r कहते हैं। तो क्या लिखोगे 1 3, फिर क्या है 3 तो लिखा हुआ है, फिर क्या लिखोगे 2। तो ये हो गया आपका डोमेन ऑफ r हो गया, ये हो गया आपका रेंज ऑफ r। तो डोमेन ऑफ r और रेंज ऑफ r आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, if r is the subset of a क्रॉस a, यदि r a क्रॉस a का क्या हो, सबसेट हो, r किसका सबसेट हो, a क्रॉस a का सबसेट हो, then the set of all first components of elements of R is called domain of R, ठीक है। ध्यान से समझोगे, R किसका सबसेट होना चाहिए, A क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए। यदि R A क्रॉस A का क्या हो, सबसेट हो, तो क्या कहता है, R के अवयवों के सभी प्रथम घटकों का सेट, R के अवयवों के सभी प्रथम घटकों का जो सेट होगा, वह सेट जो है, उस सेट को ही क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ R कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ R कहते हैं। thus इस प्रकार डोमेन ऑफ R जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए सच डेट ए, यह किसका अवयव होना चाहिए, R का अवयव होना चाहिए।
ठीक है, क्या कहता है, आर, आर के अवयवों के सभी प्रथम घटकों का जो सेट होगा, तो यह किसका अवयव है, आर। अब प्रथम घटक कह रहा है तो यहां क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या, रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड, जहां फर्स्ट है वहां क्या लिख दोगे, सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर is called range of R। ठीक है, वही बात, R के अवयवों, क्या, R के अवयवों के सभी दूसरे घटकों का जो सेट होगा, उस सेट को ही क्या कहते हैं, रेंज ऑफ आर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज ऑफ आर। इस प्रकार 10 का हिंदी क्या होता है, इस प्रकार रेंज ऑफ आर जो हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा आपका, तो बी सच दैट, और यह किसका अवयव होना चाहिए, आर का। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग यहां ले लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ए तो निकाल लोगे, ए क्रॉस ए निकालोगे तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या जो होगा 16 होगा। क्या होगा, 16 होगा। ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या जो होगा क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, और आर में क्या ले लेते हैं, 1 1 लेते हैं, फिर 1 2 लेते हैं, फिर 2 3 लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे यहाँ आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट जो होना चाहिए सेट ए का अवयव होना चाहिए। तो फर्स्ट 1 है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट जो होना चाहिए सेट ए का अवयव होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, आर जो है, क्लियरली आर जो है किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ आर आपने क्या पढ़ा, ये आर हो गया, इसमें कितने अवयव है, 1 2 3। तो क्या कहता है, कहता है आर के अवयवों के सभी प्रथम घटकों का जो सेट होगा। तो प्रथम घटक क्या है, ये 1 है, तो यहाँ 1 लिखोगे, फिर 1 है तो 1, एक अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो ये हो गया डोमेन ऑफ आर। एंड रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ आर जो होगा आपका, तो क्या, आर के अवयवों के सभी दूसरे घटकों का जो सेट होगा। तो दूसरा घटक क्या है आपका, ये हो गया 1 हो गया, फिर क्या लोगे, 2 होगा, आइए 3 होगा। तो आपने डोमेन और रेंज समझा, अब इसको लिख लो। ठीक है, तो डोमेन होता क्या है, रेंज होता क्या है, आप इसको लिखो। ठीक है, तो लिख लिए, मिटा रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन पहले क्या है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर समझा देंगे। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, इफ ए इज एनी सेट then a relation ठीक है, ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो देन अ रिलेशन, देखो फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा,
फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वह सेट ए का अवयव होगा, ठीक है। और सेकेंड कंपोनेंट भी होगा वह क्या होगा, सेट ए का अवयव होगा। और क्या होना चाहिए, एक्स बराबर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यदि ए कोई क्या, यदि ए कोई सेट हो, यदि ए कोई क्या है, सेट है, तो रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन को आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यदि ये कोई एक सेट है तो रिलेशन, इस रिलेशन को ही क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। यह रिलेशन जो है सेट ए पर है ना, सेट ए पर किस तरह का रिलेशन कहलाता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। आई किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो यहां ध्यान से देखोगे, फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा सेट ए का अवयव होगा, और सेकेंड कंपोनेंट भी क्या होगा, सेट ए का अवयव होगा, और एक्स बराबर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू 1 2 और 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। देन आई इज इक्वल टू, आइडेंटिटी रिलेशन को आई से सूचित किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेट ए का अवयव होना चाहिए, ठीक है। और एक्स बराबर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो क्या यहाँ 1 2 होगा, तो नहीं होगा, 1 2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 2 होगा, फिर क्या होगा, 3 3 होगा, फिर क्या होगा, 4 4 होगा, ठीक है। क्या 1 3 होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स जो होना चाहिए तो यह नहीं होगा। तो यहाँ आई जो है किसका सबसेट है, आई किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। इसमें क्या होना चाहिए, एक्स जो होना चाहिए वाई के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ आई जो है ना, सेट ए पर क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। आई जो है सेट ए पर क्या है, आई जो है सेट ए पर क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। समझ में आया। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में जो होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपने समझा। जैसे b इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और r इज इक्वल टू ले लेंगे 1 1, फिर 2 2 ले लेंगे, फिर 3 3 ले लेंगे, ठीक है। तो r जो है सेट b पर जो है क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। किस तरह का रिलेशन होगा, R इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, R इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट B। तो यहां क्या लिखोगे, हियर I इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। आई जो है सेट ए पर क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आपने आइडेंटिटी रिलेशन भी समझा कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, इम्प्टी रिलेशन, इम्प्टी रिलेशन कहो या नल रिलेशन कहो, या इसको वॉइड रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, इम्प्टी रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो इम्प्टी रिलेशन को आपको समझना है, ठीक है। तो इफ
r is equal to 5, r is equal to 5, then a relation r is called an empty relation on सेट ए। ध्यान से देखोगे, यदि r बराबर क्या होगा 5, नल सेट को 5 से सूचित किया जाता है। ये क्या है आपका नल सेट है, ये क्या है नल सेट है। तो नल सेट को क्या चीज से सूचित करते हैं, 5 से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यदि r बराबर क्या हो 5 हो, देन ये रिलेशन r, तो रिलेशन r को सेट ए पर क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। रिलेशन r को सेट ए पर क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, एंड r is equal to a, b such that, ठीक है, a plus b is equal to 10। ध्यान से देखो, ए में अवयव क्या क्या लिए हो, 1 2 3 4 लिए हो, ठीक है, और r इज इक्वल टू क्या लिए हो, और इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है सेट ए का अवयव है, और बी भी जो है वह क्या है, सेट ए का अवयव। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, किसी दो अवयव को जोड़ने पर क्या 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, r जो है सेट ए पर जो है, r जो है सेट ए पर क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। r जो है सेट ए पर क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। किसी दो अवयव को जोड़ने पर आपको क्या 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो r जो है सेट ए पर क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। बी ऑब्जर्व दैट a प्लस बी जो है 10 के बराबर नहीं है ना। किसी दो अवयव को जोड़ने पर क्या 10 देगा, फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए के किसी दो अवयवों के लिए, किसी दो अवयव को तुम जोड़ोगे तो क्या 10 देगा, नहीं देगा। देयरफॉर क्या लिखोगे, R is an empty relation, R is empty relation on set A। R जो होगा सेट A पर जो होगा वह क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। तो आपने एम्प्टी रिलेशन समझा, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो, एम्प्टी रिलेशन आपने समझा। A relation R on set A is an empty relation if no element of A, if no element of A is related to any element of A, ठीक है।
यानी संबंध आर जो है सेट ए पर एम्प्टी रिलेशन होता है। क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन होता है। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ध्यान से समझोगे। आर जो है सेट ए पर एम्प्टी रिलेशन होता है। कब होता है? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए का कोई अवयव, ए का कोई भी अवयव, ठीक है, ए से क्या हो, है ना, ए से क्या हो, रिलेटेड न हो, तो उस रिलेशन को ही क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन आपने समझा। एम्प्टी रिलेशन होता क्या है? अब आप क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है? तो इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यदि आर किसके बराबर हो? किसके बराबर हो? ए क्रॉस ए के बराबर हो, देन a relation R is called universal relation. R is called universal relation on set A. ध्यान से देखोगे, यदि R बराबर क्या हो? R इज इक्वल टू क्या हो? R बराबर क्या हो? ए क्रॉस ए के बराबर क्या हो? आर हो, तो रिलेशन आर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। रिलेशन आर जो है सेट ए पर क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, आर जो है ठीक है, सेट ए पर क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। कब? यदि आर इज इक्वल टू क्या हो? आर बराबर क्या हो? ए क्रॉस ए हो। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या ले लें? 1 2 3। ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, 1 2 1 1, फिर 1 2, फिर क्या लोगे? 1 3, फिर क्या लोगे? 2 1, फिर क्या लोगे? 2 2, फिर क्या लोगे? 2 3, फिर क्या लोगे? 3 1, फिर क्या लोगे? 3 2, फिर क्या लोगे? 3 3। ठीक है, ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली आर जो है किसके बराबर है? ए क्रॉस ए के बराबर है। देयरफॉर आर इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। आर जो है सेट ए पर क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन आप लिखो। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन लिखो। हो गया, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन या रिवर्स ऑफ अ रिलेशन। ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स
of a relation, inverse of a relation, inverse of a relation R is the set of all ordered pairs, ठीक है, ordered pairs such that it is an element of R, element of R। ध्यान से देखोगे क्या लिखा, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन R, किसी संबंध R का इनवर्स, किसी संबंध R का इनवर्स। तो किसी संबंध R का इनवर्स क्या है, तो इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट यह जो होना चाहिए किसका अवयव होना चाहिए, आर का अवयव होना चाहिए, ठीक है। तो किसी संबंध आर का प्रतिलोम जो होता है क्या होता है, सभी क्रमित युग्मों का सेट होता है, सभी क्रमित युग्मों का क्या होता है, सेट होता है। सच दैट, ताकि यह जो होना चाहिए है ना, किसका अवयव होना चाहिए, आर का अवयव होना चाहिए, ठीक है। इट इज denoted by R inverse, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे if R is equal to 1 1 1 2, ठीक है, 2 3, then R इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, R इनवर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 2, समझ में आया। तो ठीक है, यह जो है ना, आर का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। यह जो है आर का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। समझ में आ रहा है, यह जो है आर का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है, ठीक है। नोट में लिख सकते हो, R inverse is called inverse of relation R। R inverse is called inverse of relation R, ठीक है। यह जो है ना, R है ना, संबंध R का प्रतिलोम होता है। यह जो है संबंध आर का क्या होता है, प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो एक दो पॉइंट हम लोग और लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार और समझो, किसी संबंध आर का प्रतिलोम, तो किसी संबंध आर का प्रतिलोम जो होता है क्या होता है, एक सेट होता है। क्या होता है, एक सेट होता है। किसका सेट होता है, तो is the set of all ordered pairs, सभी क्रमित युग्मों का क्या होता है, सेट होता है। जहां यह जो होना चाहिए है ना, आर का अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर का अवयव होना चाहिए, ठीक है। यह जो होना चाहिए किसका अवयव होना चाहिए, आर का अवयव होना चाहिए। तो किसी संबंध आर का प्रतिलोम जो है, किसी संबंध आर का प्रतिलोम जो होता है,
सभी क्रमिक युग्मों का क्या होता है, सेट होता है, ताकि यह जो होना चाहिए आर का क्या होना चाहिए, आर का क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। तो एक दो पॉइंट और आप लिखें, क्या लिखोगे, इफ, नोट में लिखेंगे, इफ आर इनवर्स इज द inverse of relation R, then क्या होगा आपका Y, ठीक है। यदि और केवल यदि यह जो होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, यह समझ में आया, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी को ऐसे लिख सकते हो, यदि यह आर इनवर्स का अवयव है, तो यदि और केवल यदि यह जो होगा किसका अवयव होगा, आर का अवयव होगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे, यदि a, b आर का अवयव है, तो यदि और केवल यदि b, a जो होगा वह किसका अवयव होगा, आर इनवर्स का अवयव होगा। ध्यान से समझोगे, x, y यदि आर का अवयव होगा, तो यदि और केवल यदि y, x जो होगा किसका अवयव होगा, आर इनवर्स का अवयव होगा। यदि 1, 2 आर का अवयव होगा, तो यदि और केवल यदि 2, 1 जो होगा किसका अवयव होगा, आर इनवर्स का अवयव होगा। अब तो समझ में आया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स बराबर होगा रेंज ऑफ आर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। डोमेन ऑफ आर इनवर्स बराबर क्या होगा, रेंज ऑफ आर होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, रेंज ऑफ आर इनवर्स बराबर जो होगा डोमेन ऑफ आर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने समझा कि इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो एक इस पर हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू 2, 3, 4 और b इज इक्वल टू 1, 3, 7, ठीक है, एंड r इज इक्वल टू क्या है आपका x, y सच दैट x जो है सेट A का अवयव है, y जो है सेट B का अवयव है, एंड x जो है y से छोटा है, x इज लेस देन y, ठीक है। तो क्या निकालना है, इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है। राइट क्या राइट, देन राइट आर इनवर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, यदि ए का अवयव क्या है, ए का अवयव आपका 2, 3, 4 है, बी में क्या है, बी क्या है, एक सेट है, इसमें 1, 3, 7 है, ठीक है। और आर में क्या लेना है,
फर्स्ट कंपोनेंट जो है वह सेट ए का अवयव है, और सेकेंड कंपोनेंट जो है वह सेट बी का अवयव है, और x जो होना चाहिए y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, यह सेट जो है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो ध्यान से देखोगे, फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वह सेट ए का अवयव होगा, और x का जो मान होना चाहिए y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जैसे 2 लेंगे, 2 तो 2 के साथ क्या 3 लेंगे, नहीं, है ना। 2 के साथ क्या 1 लेंगे, तो नहीं। क्या 2 1 से छोटा है, तो नहीं। तो 2 के साथ 1 नहीं होगा, तो 2 के साथ क्या होगा, 3। यानी x जो होना चाहिए, x जो होना चाहिए y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर 2 के साथ क्या लोगे, 2 के साथ आप 7 लोगे। ठीक है, r इज इक्वल टू, फिर 2 के साथ क्या ले लिया, 3, 2 के साथ 7, फिर 3 के साथ क्या 3 के साथ 1 होगा, नहीं होगा। 3 के साथ 3 होगा, 3 के साथ 3 लेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 के साथ क्या लोगे, 7 लोगे। फिर 4 के साथ क्या लोगे, 3 के साथ 7, 4 के साथ क्या लोगे, 7 लोगे। ठीक है, आपको निकालना क्या है, r जो है, r जो है a से b में क्या है, संबंध है। तो आपको निकालना क्या है, r इनवर्स। देयरफॉर r इनवर्स क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर टू पेयर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, फिर 7 2 हो जाएगा, फिर 7 3 हो जाएगा, फिर 7 4 हो जाएगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, r जो है a से b में क्या है, एक संबंध है, और r इज इक्वल टू, यहाँ ये जो लेना है, तो x जो होना चाहिए सेट a का अवयव होना चाहिए, और y जो होना चाहिए सेट b का अवयव होना चाहिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो लेंगे वह सेट a का अवयव होगा, और सेकेंड कंपोनेंट जो लेंगे वह सेट b का अवयव होगा। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन दे दिया है कि x जो होना चाहिए y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 2 3 से छोटा है, 2 7 से छोटा है, 3 7 से छोटा है, 4 7 से छोटा है। तो समझ में आया, अब तक आप लोग समझे। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, एक चीज और क्लियर कीजिए कि डोमेन ऑफ r, डोमेन ऑफ r, डोमेन ऑफ r, डोमेन ऑफ r जो हो जाएगा आपका 2 2 2 होगा। फिर एक 2 है तो एक अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, फिर यहाँ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। ठीक है, यह किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, तो 2 2 2 4। ठीक है, तो रेंज ऑफ r इनवर्स, रेंज ऑफ r इनवर्स, रेंज ऑफ r इनवर्स, रेंज आप निकालेंगे तो रेंज आपका क्या देगा, रेंज ऑफ r इनवर्स, r इनवर्स का रेंज जो होगा वह क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, ये 2 है, फिर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि डोमेन ऑफ r जो होता है, डोमेन ऑफ r जो होता है वह किसके बराबर होता है, जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो रेंज ऑफ r इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसका रेंज देखते हैं, किसका रेंज, r का रेंज देखते हैं। ठीक है, तो रेंज ऑफ r, रेंज ऑफ r जो हो जाएगा वह रेंज ऑफ r आप निकालोगे तो r का रेंज क्या हो जाएगा, आप जानते हो। सेकेंड कंपोनेंट लेंगे तो क्या क्या लोगे, 3 लोगे। ठीक है, फिर क्या लोगे, 7 लोगे, फिर ये 7 है तो दोबारा तो लिखते नहीं है एक अवयव को, और फिर 7 है तो ये हो गया आपका रेंज हो गया। ठीक है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह जो हो जाएगा डोमेन ऑफ r इनवर्स, डोमेन ऑफ r इनवर्स आप निकालेंगे तो डोमेन ऑफ r इनवर्स आपका क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, 3 7 और फिर क्या है, 7 7। आपने क्या देखा कि रेंज ऑफ r जो होता है, रेंज ऑफ r जो होता है
डोमेन ऑफ आर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ आर जो है ए से बी में क्या है, एक संबंध है। आर जो है ए से बी में क्या है, एक संबंध है। और आर इनवर्स जो है, आर इनवर्स जो है बी से ए में क्या है, एक संबंध है। आर इनवर्स जो है बी से ए में क्या है, एक संबंध है। यहाँ जो है आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। देखो फर्स्ट कंपोनेंट देखोगे तो सेट ए का अवयव है, और सेकेंड कंपोनेंट आप जो देखोगे सेकेंड कंपोनेंट आप देखोगे तो सेट बी का अवयव है। तो आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। जबकि आर इनवर्स जो है, आर इनवर्स जो है, आर इनवर्स जो है वह किसका सबसेट है, बी क्रॉस ए का सबसेट है। तो आर इनवर्स जो होगा बी से ए में क्या होगा, एक संबंध होगा, और आर जो होगा ए से बी में क्या होगा, एक संबंध होगा। तो आपने समझा कि इनवर्स ऑफ अ रिलेशन होता क्या है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन आर, संबंध आर का प्रतिलोम, संबंध आर का प्रतिलोम इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, such that x, y is an element of R। यह जो होगा किसका अवयव होगा, R का अवयव होगा। तो यहाँ से एकदम स्पष्ट है कि इनवर्स ऑफ अ रिलेशन R, संबंध R का प्रतिलोम। तो संबंध R का प्रतिलोम जो होता है सभी क्रमित युग्मों, यहाँ युग्म क्या है, y, x है, सभी क्रमित युग्मों का सेट होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। और ताकि यह जो होना चाहिए वह किसका अवयव होना चाहिए, है ना, R का अवयव होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो, यदि R इनवर्स बराबर क्या होगा, yx होगा। ठीक है, तो देन R बराबर जो होगा वह क्या होगा, xy होगा। यानी यह जो होगा यह R का अवयव होगा, इसका उल्टा कर दोगे तो वह किसका अवयव होगा। ठीक है, किसका अवयव होगा, R इनवर्स का होगा। जैसे है ना, इनवर्स ऑफ रिलेशन 1 2 3 4 5 1 इज संबंध किसी संबंध का प्रतिलोम। यानी इस का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इज क्या होगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 1 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, इस रिलेशन का प्रतिलोम जो होगा, इस रिलेशन का प्रतिलोम जो होगा, है ना, यही होगा। ठीक है, इस रिलेशन का प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको क्या करोगे, चेंज कर दोगे। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन आपने समझा। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। ठीक है, इक्वी बैलेंस रिलेशन होता क्या है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है।